Hello friends, welcome to Magnitude Civil Services Institute. In the series of internal security, today we will study Jammu and Kashmir militancy. मिलिटेंसी के ऊपर जाने से पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में। तो जम्मू कश्मीर स्टेट एक लार्जली प्रिंसली स्टेट था 1974 तक। 77% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हिंदू राजा रूल करता था, महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर अपने प्लूरलिज्म और कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी के नाम पर जाना जाता था। प्लूरलिज्म यानी कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा के प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, रिलीजन के लोग एक साथ रहते हो, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम्स, हिंदूस और बुद्धिस्ट एक साथ रहते हैं। तो ये मैप के ज़रिए हम लोग जानते हैं। तो जो ग्रीन कलर का एरिया है वो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है। जम्मू के अंदर जो ब्लू एरिया है वहाँ पर हिंदू रहते हैं, और लेह लद्दाख के अंदर ये जो ऑरेंज एरिया डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। ओके, अब जानते हैं जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड रेफरेंडम। तो जब आज़ादी हुई थी 1947 के अंदर, उस समय पर इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और महाराजा हरि सिंह ने ना इंडिया को चुना ना पाकिस्तान को। महाराजा चाहते थे कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट रहे, सॉवरिन रहे और एक न्यूट्रल स्टेट रहे। न्यूट्रल स्टेट यानी कि ना इंडिया में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है। लेकिन अक्टूबर 26, 1947 के अंदर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, बिकॉज इनको मिलिट्री की हेल्प चाहिए थी इंडिया से, नेहरू से, पठान ट्राइब्समैन को काउंटर करने के लिए। बिकॉज पठान ट्राइबमैन अटैक कर रहे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से। बिकॉज पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर पर अटैक करके इसको हड़प ले, बट महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके इंडिया से मिलिट्री की मदद ली और वहाँ से इन लोगों को भगाया। और तब से ही हमारी एलओसी बन गई है यहाँ पर इस तरह पर। बिकॉज पाकिस्तानियों ने क्या किया, ये इलाका हड़प कर अपने कैंप्स वहाँ पर डाल दिए, और ये इलाका हम लोग जो ग्रीन जोन है उसको हम लोग जानते हैं पीओके के नाम से। इन सब के बाद ये जो कश्मीर का इशू है यूनाइटेड नेशंस तक ले जाया गया माउंटबेटन की एडवाइस पे। यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप को अपॉइंट किया इंडिया और पाकिस्तान में, ताकि वो सुपरवाइज करे ये सीज फायर लाइन को और वायोलेशन का रिपोर्ट निकाल के दे। और यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन के ऊपर है जिसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ 1951। ये रेजोल्यूशन क्या कहता है कि रेफरेंडम होगा, वहाँ के लोगों को पूछा जाएगा कि इनको पाकिस्तान में जुड़ना है या इंडिया में। लेकिन एक क्लॉज भी था उसमें, रेफरेंडम तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को इस पीओके के इलाके से निकाल ना ले। लेकिन ये रेजोल्यूशन आज भी इनफ्रक्टियस है, यानी कि एक कोल्ड बॉक्स के अंदर पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ, बिकॉज पीओके के अंदर अभी भी पाकिस्तान की आर्मी है, ट्रूप्स है। लेकिन इंडिया कश्मीर को अभी भी अपना इंटीग्रल पार्ट बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये जो एसेशन है वो इरिवोकेबल है, इसको वापस उल्टा नहीं किया जा सकता, वापस लिया नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर मिलिटेंसी। कश्मीर के अंदर जो लो इंटेंसिटी वॉर या प्रॉक्सी वॉर हो रहा है आईएसआई के द्वारा, तो ये क्यों हो रहा है? जब इनिशियल बैटल हुआ था 1947 में, और उसके बाद जो दो ह्यूमिलेटरिंग बड़े वॉर हुए थे 1965 और 1971 के अंदर, तो पाकिस्तान ये सारे ही वॉर हारा था इंडिया के अगेंस्ट में। तब से पाकिस्तान लो इंटेंसिटी वॉरफेयर की टेक्टिक्स अपना रहा है इन द पॉलिसी ऑफ आईएसआई टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। अब क्या है लो इंटेंसिटी वॉर? ये एक लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजी है जिसके ज़रिए ये लोग डिज़ायर्ड रिजल्ट अपना अचीव कर पाए, जो डायरेक्ट वॉर में वो कभी अचीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जीते भी नहीं थे बड़े वॉर्स को। 4 प्रकार से होते हैं ये लो इंटेंसिटी वॉर। पहला तो है आर्म्ड रिवॉल्ट, यानी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स अगेंस्ट द इंडियन ट्रूप्स, दोनों की आर्मी आपस में हमला कर रही है, या तो वॉर पे ऊपर उतर आए हो छोटे लेवल पर। फिर आता है गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसको मैं टेररिस्ट बोलूँगा यहाँ पर, वो हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर रही है उसको। फिर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, आज़ादी के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर ये जो कश्मीर के अंदर दंगे हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आईएसआई के बीज बोए हुए हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी आईएसआई की आइडियोलॉजी वाले लोग वहाँ पर शामिल है। और चौथा है नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ के लोगों को ही खड़ा कर देना प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, आप अपने हक के लिए लड़ाई करिए, हथियार उठाइए। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर
कि जब लो इंटेंसिटी वॉर हाई इंटेंसिटी वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा, तो उसको आईएसआई बोलता है कि ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है जम्मू कश्मीर मिलिटेंट्स की घुसपैठ करते हुए कश्मीर इलाके में, और ये हमारे इंडियन आर्मी की ड्राइव कि वो लगातार किस तरह से इन लोगों को ढूंढते हैं, इनके हथियार और जितने भी एमिनिशंस है उनको जब्त करते हैं। ये लो इंटेंसिटी वॉर या प्रॉक्सी वॉर कब शुरू हुआ था इंडिया में? तो पहला जो टेररिस्ट मूवमेंट हुआ था पाकिस्तानियों के द्वारा वो पंजाब में हुआ था, जब खालिस्तान मूवमेंट चला था। गोल्डन टेम्पल के अंदर इन लोगों ने अपना बेस बनाया था और हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद से सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट्स का जो इंसर्जेंसी है वो कश्मीर में बढ़ गया लेट 80s से। 1990 एक ऐसा ईयर था जब मोस्ट डेंजरस इंटरनल सिक्योरिटी इशू बनकर आया था इंडिया के लिए, बिकॉज कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, अटैक्स हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका कारण यह भी था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF बना था 1964 के अंदर, और 1971 में ये रीऑर्गेनाइज हुआ था और ये इंसर्जेंसी के पार्ट पर यूज हुआ करता था। ये मेन इंसर्जेंट कश्मीरी ग्रुप था 1990s के समय पर। लेकिन सिंस 1995 जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक जो फैक्शन है यासीन मलिक की लीडरशिप में, उन लोगों ने हथियार गिरा दिए और ये बोला कि हम लोग पीसफुल मेथड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ये सारा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। बट कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नए निकल कर आ गए थे जो वायलेंट एक्टिविटी करते थे कश्मीर वैली के अंदर, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ताइबान, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, हरकत उल अंसारी, हुजी, इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे। ये LOC को इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर आते थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तान सरकार उनको सपोर्ट करती थी डायरेक्टली, उनको फंडिंग पहुंचाती है, ट्रेनिंग और वेपन्स भी पहुंचाती है ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। मोडस ऑपरेंडी क्या है प्रॉक्सी वॉर का जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा या तो ISI की द्वारा? मोडस ऑपरेंडी यानी कि कार्यप्रणाली क्या है इन लोगों का जम्मू कश्मीर में? तो 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये लोग मैलिशियस कैंपेन चलाना चाहते हैं पाकिस्तान से और POK के अंदर, ताकि इंडिया की इमेज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर खराब की जाए। सेकंड है कि इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाना है टेररिस्ट को इंडिया के अंदर, ताकि इंडियन फोर्सेस लगातार इनके फाइट करने के अगेंस्ट में ऑक्यूपाइड रहे और ऑन द बैकग्राउंड ये लोग अपना जो भी काम करना चाहे वो कर ले। इनका दूसरा काम ये भी है कि ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करना, फेक करेंसी को अंदर डालना इंडिया के अंदर, जिससे कि कंट्री की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाए और कंट्री के युवान भी इस गलत चीज़ के एडिक्शन हो जाए। फिर जो सेक्युलर फाउंडेशन है जम्मू कश्मीर स्टेट का, उस पर अटैक करना। इनिशियली ही मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि जम्मू कश्मीर एक प्लूरलिज्म या प्लूरलिस्टिक स्टेट है जहाँ पर सारे संप्रदाय वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इस सेक्युलर फाउंडेशन पर ये अटैक करना चाहते हैं और फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हिंदुओं को वैली से निकालना चाहते हैं ये लोग। चौथा, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं ये लोग या करना चाहते हैं ये लोग, और इंडिया की इमेज इस तरह से पेंट कर रहे हैं कि इंडिया मुस्लिम के विरोधी है या मुस्लिम्स को सही से नहीं रख रही। टेररिस्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करना मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जम्मू के अंदर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मुसलमान पर अटैक क्यों कर रहे हैं? मुसलमान को अटैक करेंगे, मुसलमान डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, फिर उन्हीं में से कोई लोग इन मुसलमानों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही, आपके ऊपर हमले हो रहे आए गए दिन, तो आपको इस बचाव के लिए खुद ही हथियार उठाना पड़ेगा, और ये सब बातें बताकर इनको अपनी आर्मी के अगेंस्ट में खड़ा कर देता है, या तो इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो इंटेंसिटी वॉर को हाई इंटेंसिटी वॉर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जब अप्रोप्रिएट टाइम आए तब, और ये लोग इसको टर्म देते हैं एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिविल अनरेस्ट क्या होता है कश्मीर में जो हुआ था जुलाई 2016 के अंदर? उस समय पर बुरहान मुजफ्फर वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, उसका एनकाउंटर किया गया था इंडिया के द्वारा 8 जुलाई 2016 के अंदर। उसके बाद 2 लाख लोग इसके अंतिम शोक यात्रा के अंदर इकट्ठा हुए थे रिपोर्टर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। देन वायलेंट इरप्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे कश्मीर वैली के अंदर, स्टोन पेल्टिंग हुई थी हमारे आर्मी और पुलिस फोर्स के ऊपर। 12 जुलाई को नवाज शरीफ, उस समय के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के,
उन्होंने बोला कि ये शॉकिंग न्यूज़ है और बुरहान वानी हमारा मार्टियर था। और जस्ट इसी तरीके से मीडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रही थी बुरहान वानी को एज अ हीरो। इन सब को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया का क्रिटिसाइज किया और बोला कि आप स्लेन वाणी यानी कि आतंकवादी वाणी को हीरो के तौर पर क्यों कंसिडर कर रहे हैं। इससे लोग भड़क रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। लोगों को सही से पता नहीं चल रहा कि बुरहान वानी एक्चुअली वो आतंकवादी संगठन का कमांडर था और वहाँ के लोगों को बहका रहा था। इसलिए मोदी ने मीडिया को क्रिटिसाइज किया। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल सी में आ गई थी। अभी क्या डिफरेंट है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया है। फिर वो लोग वॉर को इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं बार बार कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार है, हम लोग युद्ध भी कर सकते हैं, ये वो। जाधव के केस को यूज़ कर रहे हैं ये लोग इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। कुलभूषण जाधव हमारा इंडियन सिटीजन वहाँ पर पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है। पाकिस्तान बता रहा है कि ये इंडिया का खुफिया एजेंट है, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि हमारा कोई खुफिया एजेंट नहीं है, नॉर्मल सिटीजन था जिसको आपने अरेस्ट किया हुआ है। और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी हमने ये केस डाला था और रिजल्ट आए थे वहाँ से कि ये कुलभूषण जाधव को रिलीज़ करे। बट पाकिस्तान इन सब के अगेंस्ट जा रहा है। जाधव की फैमिली वालों को भी सही से मिलने नहीं दे रहे, या तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है अगर मिलने दे रहे हैं तो भी। फिर चाइना का प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि गिल्टेड बल्तिस्तान का एरिया आप अपने 5th प्रोविंस के नाम पर घोषित कर दीजिए जो पीओके के अंदर है। बिकॉज एक बार ये प्रोविंस बन गया तो कंसिडर किया जाएगा कि पाकिस्तान का एरिया है, जिसकी वजह से चाइना का जो हाईवे है वो लीगलाइज हो जाएगा कशगढ़ से लेकर ग्वादर तक। कशगढ़ चाइना के अंदर है, ग्वादर पाकिस्तान के अंदर है जो अरेबियन सी के आगे खुलता है। अब ये क्यों कर रहा है चाइना प्रेशर? बिकॉज पीओके इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया है और ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा कंट्री नहीं आएगा। ये तीसरे कंट्री का बात सॉल्व करने के लिए चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसको अपने 5th प्रोविंस के नाम पर घोषित कर दे ताकि वो एरिया पाकिस्तान का गिना जाए। लेकिन इंडिया ने इस हाईवे का, इस प्रस्ताव का काफ़ी अपोज किया इंटरनेशनल लेवल तक। फिर प्रॉब्लम ये भी है कि रशिया भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है इसके कैंपेन के अंदर और ये एक्सिस इमर्ज हो रही है काफ़ी। यूएसए भी डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है, कभी वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, कभी चाइना का सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, कभी पाकिस्तान का कर रहा है। तो हम लोग यूएस के भरोसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, हमको इंडिपेंडेंटली सब करना पड़ेगा। ये मैप के जरिए आप देख लीजिए, पाकिस्तान का इलाका है ये ग्रीन में, लाइट ग्रीन के अंदर पीओके है, येलो ऑरेंज के अंदर इंडिया है। ये चाइना का कशगढ़ और यहाँ से हाईवे निकल रहा है पीओके से गुजर के ये ग्वादर तक, नीचे है अरेबियन सी। अब इस इलाके को आप जूम इन करके देखो, गिलगिट और बल्तिस्तान का एरिया आ रहा है, नॉर्थ एरिया का। चाइना चाहता है कि इस एरिया को पाकिस्तान अपना 5th प्रोविंस बना दे ताकि पाकिस्तान के मैप के अंदर वो इंडल्ज हो जाए। अब कौन से फैक्टर है ट्रबल क्रिएट करने वाले? तो पाकिस्तान का प्रोपागेंडा तो है ही है, हमने अभी देखा रिसेंटली पाकिस्तान का क्या प्रोपागेंडा है, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, या तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है कश्मीर को लेकर, तो हम भली बात ही जानते हैं इनके प्रोपागेंडा को। दूसरा है पैसा और धर्म। पैसा और धर्म के आगे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, धर्म को लेकर दंगे हो जाते हैं, पैसे को लेकर ये लोग सड़क पे उतर आ जाते हैं, कुछ रोज़ के 100, 200, 500 रुपये लेकर पत्थर मारने लग जाते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों को सड़क पर उतार देते हैं। जो कश्मीर के अंदर जो हमारे सिटीजन्स है खुद के ही, तो उनको ही खड़ा कर दिया जाता है और एक हाइब्रिड वॉर लड़ते हैं। अब ये डायरेक्टली आएंगे तो पुलिस वाले उनको मार ही देंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को, लोकल्स को ही ब्रेन वॉश करके या तो पैसे की लालच देकर सड़क पे लाकर आर्मी के ऊपर हमला करवाते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ के यूथ ऐसे ही तो नहीं आएंगे, वो अनएम्प्लॉयड है, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो बट ऑब्वियस है जो 500 रुपये मिले तो 500 रुपये लेकर बाहर आ जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा। फिर जितने भी वायलेंस होते हैं कश्मीर के अंदर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। डेवलपमेंट प्रॉब्लम, अब ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद जो कश्मीर इलाका है वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
और इसी का ही क्रोध होता है लोगों को, बिकॉज डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, रहने खाने को सही से सुविधा नहीं होगी। तो ऐसे लोग बाद में बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, ये टेररिस्ट के या तो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स के द्वारा, बिकॉज ये लोग बहकाएंगे कि देखिए आपको सरकार कुछ नहीं कर रही, कश्मीर पहले से ही अलग था, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस तरह की बहकी बहकी बातें करवा लेते हैं। फिर है एलिनेशन। एलिनेशन दिखता तो ऐसा है कि भाई एलिनेशन से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी एक रूट कॉज बन सकता है। एलिनेशन से क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर का इलाका इंडिया के बाकी पार्ट से एलिनेटेड है, वहाँ के लोग इंडिया के लोगों से एलिनेटेड है, इतना मिल तालमेल या तो इन रेगुलर इंटरवल पर मिलना जुलना नहीं होता, या तो कल्चरल एक्सचेंज भी नहीं होते। ये भी एक प्रॉब्लम बन के आती है, बिकॉज देखिए जहाँ जिसके पास आप तालमेल नहीं रख रहे तो उनसे आप दूरी बनाए ही रखते हो, तो एलिनेशन की लाइन को भी हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो एलिनेशन हमने जस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर ख़त्म किया 370 को निकाल के। ट्रस्ट डेफिसिट, लोगों का सरकार के ऊपर ट्रस्ट, या तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑफिसर्स वगैरह उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होना, तो ट्रस्ट डेफिसिट भी एक कारण बन के आ रहा है। ये फोटोज देख लीजिए किस तरह से ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं आर्मी के और पुलिस फोर्स के ऊपर, और ये पठानकोट एयर स्ट्राइक में जो हमला हुआ था उसका फोटो है। अब ये पथराव से बचने के लिए आर्मी ने क्या अपनाया कि आतंकवादी संगठन के ही किसी आदमी को बिठा दिया अरेस्ट करके गाड़ी के आगे, ताकि पत्थरबाज पत्थर ना मारे इस आदमी को देखकर रुक जाए। अब बात करते हैं कंपोजिट डायलॉग की। पाकिस्तान बार बार पुश करता है कंपोजिट डायलॉग करिए, कंपोजिट डायलॉग करिए, लेकिन कंपोजिट डायलॉग ब्लंडर है। किस तरीके से? यहाँ पर सब कुछ डिस्कस होता है, जितने भी इश्यू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि जम्मू कश्मीर का इश्यू कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस है वगैरह वगैरह, सियाचिन का इश्यू, सर क्रीक इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है वो वाला इश्यू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ये सारे इश्यू वहाँ पर डिस्कस होते हैं। टेररिज्म इश्यू डिस्कस नहीं करते पाकिस्तान इंडिया के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की पेरिफेरल के लिए। और यही पाकिस्तान चाहता है कि कंपोजिट डायलॉग हो, बिकॉज वहाँ पर टेररिज्म का कोई डिस्कशन नहीं होता, और पाकिस्तान चाहता भी नहीं है टेररिस्ट को डिस्कशन करे और टेररिस्ट को ख़त्म करना पड़े उनके सॉइल के ऊपर से, नहीं तो फिर वो अपना एजेंडा या प्रोपेगेंडा किस तरह से चलाएंगे। इंडिया ने कंपोजिट डायलॉग को ब्लंडर बोला था 1997 से, और ये पाकिस्तान को सूट करता है। तो क्या हमको कंपोजिट डायलॉग को स्टॉप करना चाहिए? जितनी भी सरकार यहाँ पर बनती है या वहाँ पर बनती है, मिनिमम एक बार तो वो ज़रूर कंपोजिट डायलॉग करती है, कि एक बार ट्राई करते हैं कि बैठकर मिलजुल कर बात होती है या नहीं है। अब तक सरकार यही करती आ रही है, कंपोजिट डायलॉग कंपोजिट डायलॉग। मोदी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद भी इन लोगों ने पहले इनिशियली कंपोजिट डायलॉग ही ट्राई किया था, बट अभी हम लोग पॉलिसी अपना रहे हैं कि भाई टिक टैक टो वाला, कि जैसा आप करेंगे वैसा ही हम आपके रिस्पॉन्स में काउंटरिंग करेंगे, और बातचीत नहीं कर रहे। सपोज उरी पे हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ, तो हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें की है। इस सब के बाद इमरान खान बोल रहे हैं कि भाई मैं मोदी जी से बात करना चाहता हूँ, हम लोग डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी बात नहीं कर रहे। तो हमने सभी कुछ करके देख लिया था, कंपोजिट डायलॉग बात नहीं बन रही, और इसलिए ये सरकार ने स्ट्रिक्ट अपनी पॉलिसी अपनाई है कि जब तक पाकिस्तान वाले ट्रूप्स को पीओ कैसे ना निकाल दे, या तो टेररिस्ट को अपने सॉइल पर सॉइल के ऊपर से हटा दे, तब तक हम लोग कोई कंपोजिट डायलॉग नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और एक हाफ सुसाइडल स्टेट्स है, यानी कि इसकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो अपने आप ही एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की हाल फिलहाल? ISIS के द्वारा वहाँ पर अटैक होते हैं, सेक्रेटेरियन वायलेंस होते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर इतना कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो जब हमने ये अपना सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय पर बलूचिस्तान में खुशी का माहौल था। बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ जुड़ जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए। फिर ईरान बॉर्डर पे भी इशू है, पाकिस्तान की ईरान के साथ भी नहीं बनती, और इसलिए वहाँ पर टेंशन वाला माहौल रहता है। दुरान लाइन विद पाकिस्तान,
दुरान लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनती और इसलिए वो पूरी लाइन टेंशन वाली है। डीप सीटेड स्टेट है। और उसके अलावा नवाज शरीफ का करप्शन भी बाहर आया था पनामा लीक पेपर्स के अंदर, और उसके बाद नवाज शरीफ को हटा के इमरान खान की सरकार आई थी। पाकिस्तान को हम लोग अगर देखें तो वहाँ पर कोई सरकार नहीं चलती, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती। एक्चुअल में स्टेट चलाता है आर्मी, वहाँ की मिलिट्री उसको चलाती है। प्राइम मिनिस्टर को तो वो सिर्फ एक इमेज के तौर पर रखते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक डील हो पाए, एफडीआई वगैरह बुलाने के लिए, बट इनकी पॉलिसी आर्मी डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? 2004 में प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्लान इनिशिएट किया गया था और 24,000 करोड़ स्पेंड किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और ट्रांसपोर्ट में। रेल डेवलपमेंट, रेल का नेटवर्क बिछाया था हमने वैली में ताकि वैली कनेक्टेड हो बाकी के एरिया से। 40,000 यूथ को 5 साल के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम, ये भी हमने इनिशिएटिव शुरू किया था। 900 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नक्सल अफेक्टेड एरिया में जम्मू कश्मीर में, बिकॉज नक्सल अफेक्टेड एरिया में रोड बन गया, रोड बनेगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो वहाँ के लोग नक्सली या माओइस्ट लीडर्स के बहकावे में नहीं आएंगे और नक्सलवाद वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये टाइम एंड टेस्टेड फार्मूला है। हमने देखा है कि नक्सलवादी एरिया जो बस्तर वगैरह है वो वहाँ से किस तरह से हमने नक्सलियों को ख़त्म किया जड़ से। स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी हमने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ताकि वहाँ के यूथ एनकरेज हो और अपना हायर एजुकेशन जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर, इंडिया के कोई भी स्टेट्स में जाकर अपना हायर एजुकेशन ले पाए। प्रोजेक्ट उम्मीद भी लॉन्च किया था वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। प्रोजेक्ट हिमायत भी लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वतन को जानो प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि वहाँ के यूथ और चिल्ड्रन जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको एक्सपोजर किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से बाकी का जो इंडिया का पार्ट है वो कल्चरली और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। ये बता के हम लोग ये जताना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो जाए इंडिया के साथ, 370 के साथ जो भी हमको छेड़छाड़ करनी है या तो रिमूव करके, तो एक बार इंटीग्रेट होने के बाद, एलिनेशन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का किस तरह से विकास होगा, वहाँ के लोगों को समझ आएगा इस इनिशिएटिव से वतन को जानो। सीबीएसई ने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के गाइडेंस पर प्रोजेक्ट उड़ान भी लॉन्च किया था स्कूल के बच्चों के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ने नई रोशनी नाम पर एक स्कीम लॉन्च की थी 2012-13 के अंदर। ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है माइनॉरिटी वुमेन्स की वहाँ के। चेनानी नर्सरी टनल, जिसको हम पटनी टॉप टनल या तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलते हैं, ये रोड टनल है इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल हाईवे नंबर 44 पे ऊपर बना है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, 9.28 किलोमीटर लंबी। ये फर्स्ट टनल इंडिया की जिसमें फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। अब क्या इश्यूज हैं और कौन कौन से इश्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 370 को निकालना चाहिए या अमेंड करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो आर्टिकल 370 आएगा ही आएगा। तो पिछले साल इस सरकार ने आर्टिकल 370 को बिल्कुल रिमूव कर दिया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा सवाल आता है कि क्या रेफरेंडम होना चाहिए। जब 370 ही निकल गया तो रेफरेंडम का अब सवाल भी नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्यों फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशन करता है पाकिस्तान। तो इनिशियली इसी वीडियो के स्लाइड्स में हमने देखा कि प्रोपेगेंडा क्या है पाकिस्तान का, या तो आईएसआई का, और वो प्रोपेगेंडा का ही इसी का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या हमको टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए पाकिस्तान में। हमने इनिशिएटिव लिए है, जवाबी कार्यवाही में हमने पठानकोट और उरी में जिस तरह से हमले हुए, हमने वापस जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया है पीओके के अंदर। वहाँ पे हमने लॉन्च पैड्स बर्बाद किए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, इनके बेस कैंप्स को तबाह किए। तो काउंटर स्ट्राइक तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ये सरकार या तो हमारी आर्मी किस तरह से प्लान कर रही है पाकिस्तान के अंदर स्थित ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करने के लिए। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित का भी बहुत बड़ा इशू है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उनको रिहेबिलिटेट या रीसेटलमेंट करने के लिए। कश्मीरी पंडित वैली से निकल गए थे, भाग गए थे और दिल्ली के अंदर रेफ्यूजी के
तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं। कश्मीरी पंडित नाम से आपको लगता होगा कोई पंडित वगैरह होंगे और सिंपल से लोग होंगे रहने वाले, लेकिन नहीं, कश्मीरी पंडित काफ़ी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। कई सारे वकील, एडवोकेट्स, जजेस या बड़ी पोस्ट पर कश्मीरी पंडित काम करते थे जम्मू कश्मीर में। फिर क्या लद्दाख की डिमांड को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि भाई उनको यूनियन टेरिटरी बना दे, या जम्मू स्टेट की डिमांड है कि उनको एक सेपरेट स्टेट बना दे इंडियन स्टेट के अंदर? तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया आर्टिकल 370 के निकालने के साथ साथ। हमने जम्मू कश्मीर में लद्दाख के रीजन को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन बना दिया, और जम्मू कश्मीर पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को या तो एरिया को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन बना दिया, यानी कि वहाँ पर सरकार बनेगी, सीएम होगा, जैसे कि दिल्ली पुडुचेरी में होता है यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी। आर्टिकल 370 रिमूव या अमेंड करने के पीछे अभी कोई भी टॉपिक लेंगे तो उसमें प्लस माइनस वाले दोनों लोग होंगे। प्लस माइनस यानी कि दोनों विचारधारा वाले लोग होंगे, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा नहीं ये। तो यहाँ पर यहाँ पर डायलॉग्स है या तो आर्ग्यूमेंट्स है। एक तरफ वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 निकालने के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 के सपोर्ट में नहीं है निकालने के। तो फेवर वाले क्या बोलते हैं कि क्यों निकालना चाहिए? फेवर वाले बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर बनाता है और ये रूट कॉज है जितना भी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में उसके लिए। आर्टिकल 370 की वजह से ही सेशनिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के अंदर आया है और इंडिया के बाकी पार्ट्स के अंदर आया है। जब इनेक्टमेंट हुआ था आर्टिकल 370 का, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था और उसके साथ साथ जब आर्टिकल 370 बना था, तभी बोला गया था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इरोड करना है। और ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है मुस्लिम ऑफ जम्मू कश्मीर को कि उनको अभी भी इंडिया के अंदर मर्ज होने में बाकी है, शामिल होना बाकी है। तो ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 को रिमूव करने में सपोर्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट वाले कौन है? अगेंस्ट वाले क्या बोल रहे हैं? अगेंस्ट वाले बोल रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 को निकाल दिया तो सीरियस कंसिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा। ये ऊपर से ज़्यादा सेशनिस्ट एक्टिविटी को एनकरेज करेगा और प्लेबिसाइड की डिमांड करवाएंगे प्रोटेस्ट करके। प्लेबिसाइड यानी कि अगेन वो रेफरेंडम जैसा ही होता है कि लोगों को ही पूछना कि किसके तरफ वो जाना चाहते हैं, और इस तरह से ये जो जम्मू कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। फिर ये लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि सेशनिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई है 370 के कारण, लेकिन ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट जो आप लोग दे रहे हैं, जैसे कि जो आसाम है, पंजाब है, इनका एग्जांपल लिया कि वहाँ पर तो कोई 370 जैसा आर्टिकल नहीं है स्पेशल स्टेट कैटेगरी वाला, लेकिन वहाँ पे भी सेशनिस्ट एक्टिविटी होती है। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसलेस है। साथ ही साथ जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वाले वो क्या बोलते हैं कि अगर आर्टिकल 370 को निकाला तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करेगा, इंस्ट्रूमेंट एसेशन को भी वायलेट करेगा, और उसके अलावा मिसगिविंग्स भी होगी, पैदा होगी कश्मीर के यूथ के दिमाग के अंदर या तो कश्मीर के सारे ही लोगों के दिमाग में, और ये इशू बाद में सेंसिटिव बन जाएगा ज़्यादा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है फेवर और अगेंस्ट वाले, वैसे तो 370 हमने निकाल दिया, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स काम आएंगे अगर आपको कहीं पूछा जाए क्वेश्चन, तो एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या मेजर्स लेने चाहिए हमको? तो सबसे पहले हमको पाकिस्तान को कन्वे करना पड़ेगा कि टेररिज्म के ऊपर पहले डिस्कशन होगा, बाकी इश्यूज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब। तो इसके ऊपर हमें अड़े रहना है। फिर डीजीएमओ को मिलना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडिया के और पाकिस्तान के, उन दोनों को मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। तीसरा मेजर ये ले सकते हैं कि हमको इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप करना पड़ेगा और बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। तो लगातार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, कि सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन होता रहता है और इंडियन आर्मी भी इसके अगेंस्ट में ड्राइव चलाती है और बॉर्डर को सील करने का प्रयत्न करती है, और मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं हम हमारे बॉर्डर एरिया को पाकिस्तान के साथ, ताकि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो सके और धीरे धीरे हम उसको स्टॉप कर सके। अगर ज़रूरी हो तो 2 आर्मी चीफ्स को मिलना चाहिए। सिर्फ सिक्योरिटी ओरिएंटेड बात होनी चाहिए, यहाँ का रॉ एजेंट का चीफ और वहाँ के आईएसआई का चीफ को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यहाँ के बीएसएफ के चीफ या तो मेन जो कर्नल वगैरह ऑफिसर है उनको, और रेंजर्स के और से जो भी मेन ऑफिसर्स हैं उनको मिलना चाहिए। और ये सिक्योरिटी ओरिएंटेड बातचीत से ही हमको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है।
अगर वहाँ पर सही से कोऑपरेट करेगा तभी हम लोग पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक करेंगे, यानी कि तभी मिनिस्टर्स या तो मिनिस्ट्रीज या मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके मिलेगा या तो आपस में मिलेंगे। फिर सार को हमको कोल्ड स्टोरेज में ही रखना चाहिए जिस तरह से हमने अभी रखा हुआ है। जब सार की कुछ साल पहले मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, और उसी समय पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था, तो इंडिया ने बॉयकॉट किया था सार्क की इस मीटिंग को। इंडिया के सपोर्ट में नेपाल और बांग्लादेश ने भी इसको बॉयकॉट किया था, और सार्क बाद में तब से कोल्ड स्टोरेज में, सार्क के ऊपर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, कोई मीटिंग तब से नहीं हो रही, और इंडिया फोकस करने लगा अपने ईस्टर्न पार्ट के अंदर BBIN प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। तो ये मेजर्स में काफ़ी सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे हमको क्या करना चाहिए? तो सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मेजर्स लेने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। उसके साथ साथ जो इंटरनली मेजर्स है जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस है उसको सॉल्व करने में भी हमको मेजर्स लेने पड़ेंगे। सिक्योरिटी को और मजबूत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो भी प्रोपोगेंडा है उसको काउंटर करना पड़ेगा। सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट में हम लोगों को स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा ताकि वो कश्मीरी यूथ को स्टिमुलेट ना करे, ये काफ़ी ज़रूरी है। बाकी सब जगह पर हम लोग काम कर ही रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पर हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन भी हम आगे देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को आर्मी के सपोर्ट के साथ उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा जो ISI या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। बेटर ट्रूथ ये भी है कि हमको सोशल मीडिया को कर्ब करना पड़ेगा या तो एटलीस्ट रेगुलेट करना पड़ेगा जब तक कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर नॉर्मल सी रिस्टोर ना हो जाए। हमने ये किया भी सही, जब आर्टिकल 370 को निकाला गया तब जम्मू कश्मीर एरिया को पूरा सील कर दिया था स्टेट को, कोई भी मीडिया को यहाँ पर एंटर होने में मनाही थी, और साथ साथ में इंटरनेट भी बंद कर दिया था ताकि फेक न्यूज़ वहाँ पर ना आए जिसको देखकर लोग भड़क ना जाए और प्रोटेस्ट करने ना लग जाए। और हम जैसे ही वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हुई हमने वो सील खोल दिया, बॉर्डर्स खोल दिए, और जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंदर मीडिया जाकर वहाँ पे अब रिपोर्टिंग कर रही है। जो गठबंधन के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। अभी तो कोई सरकार वहाँ पे बनी हुई है नहीं, वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल ही चल रहा है। बट जब भी हमने देखा अब तक जो भी सरकार बनी है उसमें कोलिजन की ज़रूरत पड़ी है, बिकॉज जम्मू के लोग किसी और को वोट देते हैं, कश्मीर के लोग किसी और को वोट देते हैं, और मेजोरिटी लाने के लिए बाद में दो पार्टियों का कोलिजन होना बनता है, और फिर कोलिजन थोड़े साल तक चलता है, फिर वापस खत्म हो जाता है और वापस प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल आ जाता है। तो इनके डिफरेंसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जब एजुकेशन होगा तो वहाँ के चिल्ड्रन और यूथ के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी बनेगी, नॉलेज आएगा, वो क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे कि एक्चुअल में उनके बेटरमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है और किसका साथ इन लोगों को देना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन होगा तो स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, तो वो लोग तो रोज़गार होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ अपने कश्मीर के अंदर या तो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर के लोगों को भी समझाएंगे कि देखो भाई ये चीज़ सही है, हमको इंडिया के साथ रहना चाहिए, हमको पाकिस्तान के प्रोपागेंडा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए या तो इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। एजुकेशन से ही हमारा ये जो 5th नंबर का पॉइंट है ये सॉल्व होगा, सेपरेटिस्ट के साथ स्ट्रांगली डील करना और साथ में कश्मीर के यूथ को भी बचाना है। तो इस मिलिटेंसी के चैप्टर के अंदर हम लोग इतना देख लिया कि किस तरह से मिलिटेंसी का रोल है जम्मू कश्मीर के अंदर, किस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट डिस्टर्ब्ड है, जम्मू कश्मीर स्टेट का बैकग्राउंड, क्या सिविल अनरेस्ट हुआ था, क्या हमने मेजर्स लिए या लेने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये बातें हम आज डिस्कस कर ली। उसके अलावा और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।